क्या ये जानकर हैरानी नहीं होती कि जो जेनेटिक्स हमें अपने माता पिता से मिलते हैं वे हमारी उम्र का केवल मतलब हम कितना लंबा जिएंगे इसका केवल 20 से 30% ही तय करते हैं। हाँ बिल्कुल, और बाकी का 70-80% तो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर है कि हम आज अपनी लाइफस्टाइल को कैसे जी रहे हैं। सही कहा, और यही आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय है। हम बात कर रहे हैं 100 से अधिक वर्षों तक एक स्वस्थ और एक्टिव जीवन जीने के विज्ञान पर। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत विशाल हैं। हार्वर्ड और WHO की रिसर्च है इसमें। हाँ, हार्वर्ड और WHO की रिसर्च, इसके अलावा एक 39 साल के व्यक्ति आशीष का एक पूरा प्रैक्टिकल मेडिकल प्लान है, और यहाँ तक कि मशहूर हस्तियों के फिटनेस सीक्रेट्स भी हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन आज ये है कि लंबी उम्र पाना कोई किस्मत का खेल या महंगे सप्लीमेंट्स का कमाल नहीं है, ये असल में बहुत छोटी सस्ते दैनिक आदतों का नतीजा है। हाँ, वो आदतें हैं जो कोई भी अपना सकता है। एकदम सही। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि 35 से 45 साल की उम्र के बीच का जो समय है ना, जब मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है। हाँ, वही वो सुनहरा समय है जब अपनी लाइफस्टाइल में किए गए बदलाव सबसे ज्यादा असर दिखाते हैं। सच कहूं तो ये विज्ञान का वो सच है जो बहुत सी पुरानी धारणाओं को एकदम तोड़ देता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि बुढ़ापा एक अटल प्रक्रिया है, जैसे जैसे समय के साथ लोहे पर जंग लगना, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन आज जो मेडिकल डेटा हमारे पास है उससे साफ है कि उस जंग लगने की रफ्तार को काफी हद तक धीमा किया जा सकता है। जब इंसान 40 की उम्र के करीब पहुंचता है तो कोशिकाओं के स्तर पर मरम्मत थोड़ी सुस्त पड़ने लगती है। अच्छा। लेकिन रिसर्च बताती है कि ये हार मानने का नहीं बल्कि नई शुरुआत का मौका है। इसी उम्र में 20-30% छोटे सुधार भी कई स्वस्थ वर्ष जोड़ सकते हैं। यहाँ मुझे वो जेनेटिक्स वाले भ्रम की बात याद आती है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि अरे मेरे परिवार में तो सब 90 साल जिए हैं तो मैं भी लंबा जीऊंगी। हाँ, बहुत आम बात है ये। या फिर इसका उल्टा कि परिवार में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है तो मेरा भी वही हाल होगा। लेकिन विज्ञान तो इसे सिरे से खारिज करता है। अगर इसे एक उदाहरण से समझें तो जेनेटिक्स उन ताश के पत्तों की तरह है जो जन्म के समय हमें मिल जाते हैं। जो पत्ते मिल गए सो मिल गए। बिल्कुल, कोई ये तय नहीं कर सकता कि उसे कौन से पत्ते मिलेंगे, लेकिन लाइफस्टाइल वो रणनीति है जिससे वो गेम खेला जाता है। कोई भी खिलाड़ी खराब पत्तों के बावजूद सही रणनीति से गेम जीत सकता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। और यहाँ सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि हमारे बर्ताव का हमारे जीन्स के काम करने के तरीके पर सीधा असर पड़ता है। अच्छा? हाँ, इसे जीव विज्ञान में एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। मतलब आप अपने जीन्स को शरीर के अंदर लगे हुए लाइट स्विच की तरह समझ लीजिए। लाइट स्विच। हाँ, हमारी आदतें, जैसे हम क्या खाते हैं, कितना चलते हैं, ये इन स्विच को ऑन या ऑफ कर सकती हैं। ब्लू जोन्स का उदाहरण ले लीजिए। अरे हाँ, ब्लू जोन्स। जापान का ओकिनावा, इटली का सार्डिनिया, ग्रीस का इकारिया, ये दुनिया के वो हिस्से हैं जहां लोग आमतौर पर 100 साल से ज्यादा जीते हैं, वो भी बिना किसी गंभीर बीमारी के। तो उनका रहस्य कोई जादुई DNA नहीं है? बिल्कुल नहीं। उनका रहस्य उनकी वो दैनिक आदतें हैं जो लगातार अच्छे जीन्स वाले स्विच को ऑन रखती हैं और बुरे वालों को ऑफ। यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम हार्वर्ड के उस रिसर्च को देखते हैं ना, जो 34 सालों तक 1,20,000 लोगों पर की गई थी। हाँ, वो बहुत ही विशाल स्टडी थी। सच में इसके नतीजे साफ बताते हैं कि केवल 5 साधारण आदतें, जैसे स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, सही वजन, धूम्रपान न करना और शराब का संतुलित उपयोग, ये सब महिलाओं के जीवन में 14 साल और पुरुषों के जीवन में 12 साल जोड़ सकती हैं। सोचिए, सिर्फ 5 आदतें। और तो और 2023 की एक और रिसर्च है जिसमें 7 लाख लोगों का डेटा लिया गया। उसमें सामने आया कि अगर कोई मिडिल एज में 8 आदतें अपना लेता है, जिनमें अच्छी नींद और तनाव का प्रबंधन भी शामिल है, तो जीवन में 20 से 23 साल तक की वृद्धि हो सकती है। ये डेटा जितना बड़ा है ना, इसके परिणाम उतने ही स्पष्ट हैं। लेकिन इन परिणामों के पीछे जो बायोलॉजी काम कर रही है वो मेरा मानना है कि और भी ज्यादा रोचक है। और यहीं पर ना मुझे थोड़ी उलझन होती है। मेरा मतलब है, ये आदतें सुनने में बहुत साधारण लगती हैं, बस सही खाना और अच्छी नींद लेना। क्या वाकई ये साधारण चीजें सेल्यूलर लेवल पर, मतलब कोशिकाओं के स्तर पर, उन जटिल चीजों को रोक सकती हैं जो हमें बूढ़ा बनाती हैं?
बिल्कुल रोक सकती हैं। क्योंकि स्रोतों में उम्र बढ़ने के 9 बायोलॉजिकल कारणों का जिक्र है, जैसे डीएनए डैमेज, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, सेल्यूलर सेनेसेंस और माइटोकॉन्ड्रियल डिक्लाइन। क्या महज सोने और सही खाने से सेल्यूलर लेवल का डैमेज पलटा जा सकता है? देखिए, ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। अक्सर लोगों को लगता है कि जटिल बीमारियों का इलाज भी कोई महंगी दवाई या बड़ी सर्जरी होगी। हाँ, यही तो माइंडसेट है। लेकिन बुढ़ापे के जो 9 बायोलॉजिकल कारण हैं वो सीधे तौर पर हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हैं। सेल्यूलर सेनेसेंस को ही ले लीजिए। इसका मतलब है शरीर में ज़ॉम्बी कोशिकाओं का जमा होना। ज़ॉम्बी कोशिकाएं? मतलब जो मरती नहीं है? बिल्कुल, ये वो कोशिकाएं हैं जो मरती नहीं हैं लेकिन अपना काम करना भी बंद कर देती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, मतलब एक तरह की धीमी सूजन पैदा करती हैं। बाप रे, ये तो अंदर ही अंदर नुकसान कर रही हैं। हाँ, अब जब कोई व्यक्ति सही आहार लेता है या फास्टिंग के नियमों का पालन करता है तो शरीर ऑटोफैजी नाम की एक प्रक्रिया शुरू करता है। ऑटोफैजी? हाँ, ऑटोफैजी असल में शरीर का अपना कचरा प्रबंधन सिस्टम है जो इन ज़ॉम्बी कोशिकाओं को खाकर खत्म कर देता है। कॉन्ड्रियल डिक्लाइन की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिकाओं की बैटरी होते हैं। पावर हाउस। हाँ, जब हम जरूरत से ज्यादा जंक फूड खाते हैं और दिन भर बैठे रहते हैं तो हम इन बैटरियों पर बहुत ज्यादा ओवरलोड डाल देते हैं, जिससे ये खराब होने लगती हैं। लेकिन नियमित व्यायाम सीधे तौर पर नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाने का सिग्नल देता है। अच्छा, तो फिजिकल एक्टिविटी सीधे बैटरी को नया कर रही है। और धूम्रपान के बारे में जो कहा गया था? धूम्रपान जैसी आदतें सीधे डीएनए डैमेज करती हैं। आप डीएनए को एक फोटोकॉपियर की तरह समझ सकते हैं। समय के साथ कॉपियां थोड़ी धुंधली होने लगती हैं। उम्र के साथ। हाँ, लेकिन धूम्रपान और खराब लाइफस्टाइल उस फोटोकॉपियर की स्याही को बहुत तेजी से खराब कर देते हैं। रिसर्च बताती है कि केवल धूम्रपान करने की आदत ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाकर उम्र को 10 साल तक कम कर देती है। 10 साल? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। ये समझ में आता है कि विज्ञान के स्तर पर ये चीजें कैसे काम करती हैं, लेकिन इस ज्ञान को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? हाँ, प्रैक्टिकल होना जरूरी है। बिल्कुल। इसे व्यावहारिक बनाने के लिए मैं स्रोतों में दिए गए उस केस स्टडी का जिक्र करना चाहूंगी। वो एक 39 वर्षीय टेक वर्कर के लिए डिजाइन किया गया मेडिकल प्लान है। मान लेते हैं उसका नाम आशीष है। हाँ, आशीष। अब आशीष उस उम्र में है जहां लगातार कुर्सी पर बैठने और काम के तनाव के कारण उसका मेटाबॉलिज्म एक दीवार से टकराने लगा है, जो कि आजकल बहुत आम है। हाँ, लेकिन उसके प्लान को देखकर सबसे बड़ी राहत की बात मुझे ये लगी कि डाइट के मामले में किसी महंगे विदेशी सुपर फूड की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक साधारण भारतीय प्लेट जिसमें दाल, सब्जी, रोटी, सलाद और अंकुरित अनाज हो, वो पूरी तरह से पर्याप्त है। ये ठीक उसी मेडिटेरेनियन डाइट के सिद्धांतों से मेल खाता है जिसकी पूरी दुनिया में लंबी उम्र के लिए तारीफ की जाती है, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड और साबुत अनाज से भरपूर है। और इसमें खाने की मात्रा को लेकर भी एक बहुत बड़ा विज्ञान छिपा है। ओकिनावा के ब्लू जोन में एक पारंपरिक नियम है जिसे हारा हाचिबू कहते हैं। हारा हाचिबू? हाँ, इसका सीधा सा अर्थ है कि अपने पेट को केवल 70 से 80% ही भरें। लेकिन एक मिनट, कम खाने का सीधा संबंध उम्र बढ़ने की गति धीमी करने से कैसे है? मैं समझाता हूँ। जब हम पेट को पूरी तरह से ठसाठस भर लेते हैं ना, तो शरीर को उसे पचाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। मेटाबॉलिज्म पर भारी बोझ पड़ता है। अच्छा। और इससे इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, शरीर के भीतर जलन। पेट को 80% भरने से शरीर को अपने संसाधनों को सिर्फ खाना पचाने के बजाय कोशिकाओं के मरम्मत में लगाने का मौका मिल जाता है। ये बहुत ही तार्किक है। अब अगर हम आशीष जैसे किसी व्यक्ति की फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो स्रोत ये साफ करते हैं कि रोजाना 2 घंटे जिम में पसीना बहाने की कोई मजबूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। सबसे ज्यादा असरदार व्यायाम पैदल चलना ही है। हाँ, रोजाना 8000 कदम का लक्ष्य बहुत प्रभावी है। और अच्छी बात यह है कि इसे एक बार में करने की जरूरत नहीं है। कोई इसे 4000 कदम सुबह, 2000 दोपहर और 2000 शाम में बांट सकता है। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसके साथ ही एक बहुत ही रोचक 3 मिनट का नियम है। हर 45 से 60 मिनट बैठने के बाद उठकर 2 मिनट तक चलना या स्ट्रेच करना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। व्यावहारिक रूप से देखें तो अगर कोई इंसान कॉर्पोरेट दफ्तर में बैक टू बैक मीटिंग्स में फंसा है तो हर 45 मिनट में उठकर चलना हमेशा मुमकिन नहीं होता। सही बात है। तो क्या ये नियम न मानने से पूरा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है या फिर इसका कोई और विकल्प है? देखिए, ये एक बहुत ही वास्तविक समस्या है
जब हम लगातार कई घंटों तक बैठे रहते हैं तो शरीर मेटाबॉलिक पॉज में चला जाता है। मेटाबॉलिक पॉज? हाँ, हमारी मांसपेशियां ब्लड शुगर को सोखना बंद कर देती हैं, जिससे शुगर और कोलेस्ट्रॉल का स्तर बिगड़ने लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में है, मीटिंग में है, तो उसे 10 मिनट की वॉक करने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करें? केवल अपनी जगह पे खड़े हो जाना या खड़े होकर पानी पी लेना भी उस मेटाबॉलिक पॉज को तोड़ने के लिए काफी है। अरे वाह, ये तो मुझे भारी ट्रैफिक में फंसी कार के इंजन की तरह लगता है। कैसे? मतलब अगर कार बहुत देर तक एक ही जगह पर चालू खड़ी रहे तो इंजन गर्म होने लगता है और उसकी कार्य क्षमता कम होती है। बिल्कुल। लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी देर में उसे थोड़ा आगे बढ़ाते रहें तो इंजन का तेल और सारे पुर्जे सही से काम करते रहते हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म भी कुछ ऐसा ही है, उसे बीच बीच में स्टार्ट करते रहना जरूरी है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और अगर हम इसे थोड़े बड़े दायरे में देखें तो ये बीच बीच में स्टार्ट करना सीधे तौर पर टाइप 2 डायबिटीज और हृदय रोगों के खतरे को टालता है। जो आजकल इतनी आम बीमारियां हो गई हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा 40 की उम्र पार करने के बाद शरीर में एक और गंभीर बदलाव आता है, जिसे सार्कोपेनिया कहते हैं। सार्कोपेनिया मतलब मांसपेशियों का पिघलना या कम होना? हाँ, मांसपेशियां बहुत ही मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, मतलब वे बैठे बैठे भी कैलोरी जलाती हैं। जब उम्र के साथ मांसपेशियां कम होती हैं तो शरीर का कैलोरी जलाने का इंजन धीमा पड़ जाता है। और शायद यही कारण है कि जब हम 50 से 70 के दशक पार कर चुके मशहूर हस्तियों की फिटनेस रूटीन को देखते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर या मिलिंद सोमन। हाँ, उनकी फिटनेस तो गजब की है। सच में। तो उनमें एक समानता नजर आती है। वे सिर्फ पैदल ही नहीं चलते बल्कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते हैं, और वो केवल अच्छे दिखने के लिए वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। एकदम सही। जब वे लोग पुशअप्स, स्क्वाट्स या प्लैंक्स जैसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो वे असल में सार्कोपेनिया से लड़ रहे होते हैं। अच्छा। वे अपनी मांसपेशियों को बचाकर अपने मेटाबॉलिक इंजन को एक 30 साल के युवा की तरह तेज बनाए रखते हैं। यही चीज उन्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी बुढ़ापे की बीमारियों से बचाती है। तो शरीर को चलाने के लिए आहार और व्यायाम की बात तो हो गई, ये तो मानो इंजन का ईंधन और उसकी सर्विसिंग हो गई। बिल्कुल। लेकिन इस मशीन की मरम्मत का काम कौन करता है? चलिए उन अदृश्य रक्षकों की बात करते हैं जिन पर लंबी उम्र की इमारत खड़ी है: नींद, तनाव और समाज। हाँ, ये बहुत अहम पहलू हैं। सबसे पहले नींद। वैज्ञानिक स्रोतों के अनुसार रात 11 बजे से पहले सोना और 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना कोई लग्जरी नहीं बल्कि लंबी उम्र के लिए एकदम अनिवार्य शर्त है। मेरा मानना है कि नींद शायद हमारे स्वास्थ्य का सबसे कम आंका जाने वाला टूल है। नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिटॉक्स प्रक्रिया से गुजरता है। एक मिनट, क्या ये वही प्लैक्स हैं जो आगे चलकर अल्जाइमर और डिमेंशिया का कारण बनते हैं? एकदम सही पकड़ा आपने। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो मस्तिष्क का ग्लिम्फेटिक सिस्टम सक्रिय हो जाता है। ग्लिम्फेटिक सिस्टम? हाँ, और वो एक तरह से दिमाग को धोकर इन जहरीले प्रोटीनों को बाहर निकाल देता है। अगर नींद पूरी नहीं होती है तो ये कचरा जमा होता रहता है, जिससे याददाश्त कम होने और अल्जाइमर का खतरा काफी बढ़ जाता है। बाप रे। और सोने से पहले फोन की नीली रोशनी या भारी भोजन इस सफाई प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक देते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। फोन तो हम सब लेकर सोते हैं। और दूसरा अदृश्य रक्षक है तनाव का प्रबंधन। स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्रोत बताते हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस से बचने के लिए किसी बहुत जटिल मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। दिन में सिर्फ 5 मिनट गहरी सांस लेना और 5 मिनट मौन बैठना भी जादुई असर करता है। बिल्कुल करता है। लेकिन यहाँ मेरा सवाल यह है कि महज 5 मिनट की सांसें तनाव के बायोलॉजिकल असर को कैसे रोक सकती हैं? देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब इंसान तनाव में होता है तो शरीर कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन लगातार छोड़ता रहता है, जिसे हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। लड़ो या भागो। हाँ। अगर ये कॉर्टिसोल हमेशा बढ़ा रहे तो ये शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बर्बाद कर देता है और कोशिकाओं को जल्दी बुढ़ा कर देता है। अच्छा। अब केवल 5 मिनट की गहरी सांस आपके नर्वस सिस्टम को एक सीधा संदेश भेजती है कि आसपास कोई खतरा नहीं है, अब आराम करो। इससे कॉर्टिसोल का स्तर तुरंत नीचे आ जाता है और इम्यूनिटी फिर से काम करने लगती है। अरे वाह! तो इन सब का क्या मतलब है? ये सब बहुत तार्किक है, लेकिन अब जो मैं सामने रखने जा रही हूँ उसने स्रोतों को पढ़ते समय सच में मुझे हैरान कर दिया था। ऐसा क्या था?
हम लोग जिम की मेंबरशिप पर, पर्सनल ट्रेनर्स पर और डाइट प्लान्स पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन ब्लू जोन्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है परिवार और समाज से जुड़ाव। बिल्कुल, कम्युनिटी। क्या इसका मतलब ये है कि दोस्तों और परिवार के साथ बैठना, गपशप करना, जो कि पूरी तरह मुफ्त है, शारीरिक रूप से हमारे शरीर के लिए उतना ही फायदेमंद है जितना कि व्यायाम या अच्छी डाइट? हाँ, ये सुनने में भले थोड़ा अजीब लगे, लेकिन साइंटिफिक रूप से ये 100% सच है। बहुत सी रिसर्च अब लगातार ये दिखा रही हैं कि अकेलापन इंसान के लिए उतना ही जानलेवा है जितना कि एक दिन में 15 सिगरेट पीना। 15 सिगरेट? बाप रे। हाँ, अकेलेपन का सीधा असर इंसान की मृत्यु दर पर पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अकेलापन भी एक प्रकार का क्रॉनिक स्ट्रेस है जो शरीर को हमेशा एक अलर्ट मोड में रखता है। ये बहुत ही गहरी बात है। और इसके उलट मजबूत सामाजिक संबंध और जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य होना, जिसे जापानी संस्कृति में इकिगाई कहा जाता है। हाँ, इकिगाई। ये दिमाग और शरीर दोनों को स्वस्थ रखता है। जब किसी इंसान को ये महसूस होता है कि समाज को या उसके परिवार को उसकी जरूरत है, तो उसका शरीर भी उसी हिसाब से स्वस्थ रहने और जीने के लिए संघर्ष करता है। ये वाकई दिल को छू लेने वाला विज्ञान है। इसके साथ ही स्रोत हमें ये भी याद दिलाते हैं कि 40 की उम्र के बाद